सभी साथियों को जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल। आज हम लोग यहाँ पर जो हमारे इंटर भूगोल का जो कोर्स है, प्रायोगिक कार्य है 12वीं कक्षा में भूगोल का, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम ये चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से ये हमारा ये सीरीज़ जो हम इसमें चलाने जा रहे हैं, इसमें हम 6 मॉडल प्रश्न हल कराएंगे। और इसके अलावा विद्यार्थियों के साथ साथ जो आंतरिक या बाह्य परीक्षक जो शिक्षक हैं, या वो आंतरिक परीक्षक हों या फिर बाह्य परीक्षक के रूप में कहीं दूसरे कॉलेज में जा रहे हों परीक्षा कराने, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है हमारी ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो आपको, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है कोविड की वजह से 30% कम किया गया है, तो प्रायोगिक भूगोल में भी इसे कम किया गया है। अब यहाँ पर जैसे ये 6 चैप्टर हैं हमारे प्रयोगात्मक भूगोल में, तो इस 6 चैप्टर में ये 2 अध्याय 5 और 6 इसको हमें नहीं कराना है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी ये यहाँ डिलीट कर दिया गया है। इसमें अध्याय 1 यानी आंकड़े, स्रोत एवं संकलन, अध्याय 2 आंकड़ों का प्रक्रमण, अध्याय 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण और अध्याय 4 आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का प्रयोग। यहाँ से ये परीक्षा हमारी जो है ली जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो नंबर डिवीज़न है वो किस तरीके से किया गया है। तो नंबर डिवीज़न की अगर बात करें तो देखिए इसमें बाह्य परीक्षक के लिए जो प्रयोगात्मक कार्य है वो 15 अंक का बाह्य परीक्षक के लिए है और 15 अंक का आंतरिक परीक्षक के लिए है। तो बाह्य परीक्षक जो है इकाई 1 से 4 तक जो लिखित परीक्षा होगी, इकाई 1 से 4 तक, जो कि हमने बताया था, जो 4 चैप्टर हैं शुरुआत के, पीछे पलट करके आप देख लीजिए। तो उस पर लिखित परीक्षा होगी कितने, 10 अंकों की, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे। 6 में से 4 प्रश्न करने हैं, मतलब बच्चों के लिए बताने हैं। और 5 अंकों का मौखिकी परीक्षक जो बाह्य परीक्षक लेगा। इसमें बाह्य परीक्षक के सामने प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका, चार्ट, मॉडल प्रस्तुत करना ये भी अनिवार्य है। तो इस तरीके से 15 अंक का होता है। और जो आंतरिक परीक्षक जो परीक्षा लेगा उसमें मॉडल चार्ट है ये 5 अंक का, और प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका तथा मौखिकी ये दोनों 5-5 नंबर के हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 30 नंबर की परीक्षा होगी। यहाँ पर हम एक आदर्श प्रश्न पत्र दे रहे हैं। 6 प्रश्न हैं, ये 10 अंक का जो लिखित परीक्षा होगी, इसमें हमने बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बनाया है। ये बाह्य परीक्षक जो परीक्षा कराने जाएंगे और आंतरिक परीक्षक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, और इसके अलावा बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आदर्श प्रश्न पत्र के साथ साथ मैं इसका हल भी बताऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, जो है ये प्रश्न जो है इस तरीके से है। इसमें 6 प्रश्न हैं, जो 4 प्रश्न हल करने हैं 6 प्रश्न में से, और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी 2.5 अंक के प्रत्येक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ पर दे रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र में, आंकड़ों से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं, निम्नांकित तालिका से माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक तालिका दिया हुआ है, इसको अभी हम हल करेंगे। और तीसरा प्रश्न है हमारा, एक परिवार के 10 व्यक्तियों की दैनिक आय ये दी गई है, दैनिक आय दी गई है, और इसका हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, जो ये इस तरीके से है। और चौथा प्रश्न जो है हमारा है वो है, सारणी में दिए गए आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख यानी बार डायग्राम बनाना है। ये सारणी है, इसकी सहायता से एक बार डायग्राम की रचना करनी है। और पांचवा प्रश्न है हमारा, भूगोल विषय में आंकड़ों के प्रदर्शन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की उपयोगिता पर प्रकाश डालनी है, आंकड़ों के प्रदर्शन की उपयोगिता पर प्रकाश डालनी है। और छठवां प्रश्न है, आंकड़ा प्रक्रमण यानी डाटा प्रोसेसिंग तथा मानचित्रण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग यूजेज बताना है। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न हैं। अब देखते हैं इनको कैसे हल करना है। अब अगर एग्जामिनर हैं तो बच्चों को कैसे हल कराएंगे, बताएंगे कैसे हल करना है, और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको हल करना है। पहला प्रश्न हमारा था, आंकड़ों से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए।
तो ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में इसको आंकड़ों से तात्पर्य को परिभाषित किया है। संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। जैसे देश के विभिन्न नगरों के तापमान की सूचना को संख्या यानी अंक के रूप में प्रस्तुत करना, यानी संख्यात्मक सूचना क्या है? आंकड़ा है। अब इसका उदाहरण भी यहाँ दे दिया है। उदाहरण ये दिया है कि जैसे मान लो देश के नगरों के तापमान को प्राप्त करके और उसको प्रस्तुत करना, तो तापमान जो है हम अंकों में प्राप्त करते हैं, तो वो संख्यात्मक सूचना ही क्या है? आंकड़ा है। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे पैराग्राफ बदल करके मैंने लिखा है, चूंकि भूगोल के अध्ययन में रेखाचित्र एवं मानचित्रों का विशेष महत्व है। अध्ययन में रेखाचित्र एवं मानचित्रों का विशेष महत्व है, जिनका प्रदर्शन आंकड़ों की सहायता से ही संभव है। अब देखिए आंकड़ों का प्रदर्शन जो है क्या होता है? आंकड़ों का प्रदर्शन करना ही जो है रेखाचित्र और मानचित्र कहलाता है। तो आंकड़ों के प्रदर्शन जो है इसका बहुत महत्व है, अतः भूगोल में आंकड़ों की नितांत आवश्यकता है। तो ये जो है इसमें 2 प्रश्न हैं। इस तो पहले प्रश्न का ये यहाँ तक उत्तर ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है इसके महत्व को भी बता दिया और उदाहरण भी दे दिया और आंकड़ों की परिभाषा भी दे दी। अब दूसरा इसी में पोर्शन है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देखिए आंकड़ों के स्रोत की यहाँ पर चर्चा होगी। आंकड़ों के स्रोत जो है ये है 2 स्रोत हैं प्राप्ति के, प्राथमिक स्रोत है और दूसरा है द्वितीयक या गौड़ स्रोत है। प्राथमिक स्रोत की यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो प्राथमिक स्रोत के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जब किसी शोधकर्ता अथवा संस्थान द्वारा, यानी व्यक्ति जो जिसको आंकड़े चाहिए उसको हम यहाँ शोधकर्ता कह सकते हैं, या कोई संस्था है, संगठन है जिसको आंकड़े चाहिए, तो वो स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़े इकट्ठा करता है। तो ऐसे आंकड़ों को प्राप्त करने का स्रोत प्राथमिक स्रोत कहलाता है। अब इसे प्राप्त करने की कुछ विधियाँ हैं। विधियाँ क्या है? जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, यानी व्यक्ति स्वयं जाकर के, यानी प्रेक्षक स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र में आंकड़े एकत्रित करता है। दूसरा है साक्षात्कार विधि, तो प्रेक्षक क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके आंकड़े प्राप्त करता है। अब साक्षात्कार कैसे हुआ? कुछ व्यक्तियों से प्रश्न पूछेगा ना, तो उससे साक्षात्कार लेकर के आंकड़े प्राप्त करेगा। तीसरा प्रश्नावली। अब इसमें एक फॉर्मेट बनाएगा, प्रश्नावली बनाएगा, यानी फॉर्मेट में प्रश्न बनाएंगे और क्षेत्र के जागरूक व्यक्तियों से, यानी जो प्रश्नों के उत्तर जानते हों, उनका उत्तर दे सकते हों, तो उस जागरूक व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करके आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है अनुसूची। अनुसूची के माध्यम से, यानी प्रेक्षक प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी उत्तरकर्ता से पूछकर स्वयं ही फॉर्म में भरता है। अब देखिए इसने मतलब इसमें अनुसूची में क्या होता है कि प्रश्न पत्र तो एक बना कर ले गया, एक फॉर्मेट प्रश्न का बना कर ले गया, जिसमें ऑप्शन रहता है हाँ ना, या उसमें कितनी संख्या है इसे भरने के लिए, तो वो उत्तरकर्ता से पूछ करके और स्वयं जो है प्रेक्षक भरता है इसको। अब जनगणना कार्य जो होता है वो इसी फॉर्मेट पर होता है, अनुसूची के फॉर्मेट पर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न पूर्ण हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा यहाँ पर न्यूमेरिकल है। दूसरा प्रश्न क्या है? न्यूमेरिकल है। इसमें निम्नांकित तालिका से माध्यिका ज्ञात करने की बात की गई है। माध्यिका ज्ञात करना है, यहाँ पर मीडियन ज्ञात करना है। तो इसमें ये आंकड़ा दिया हुआ है और इतना आपको दिया रहेगा। इतना ये सूचना जो है आंकड़े के रूप में प्रश्न पत्र में आप देख सकते हो, ये सूचना दी रहेगी, जिसमें क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया है और छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी या बारंबारता इसको कहेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से दिया हुआ, और संख्या छात्रों की दी हुई कि 0 से 10 के बीच में जो है छात्रों की संख्या 26 है। तो अब यहाँ पर हम ये कदम बढ़ाएंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। देखिए ये सब अगर इसे आपको समझना अच्छी तरीके से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा। हमने पूरा पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकल लगभग सारा कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ से एक वीडियो आप उठा करके देख लीजिए किस तरीके से मीडियन ज्ञात किया जाता है, पूरा बताया है। अब यहाँ पे हम आदर्श प्रश्न पत्र हल कराएंगे, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में बताना संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर इसकी संचयी बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो पहली संख्या है उसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर इसमें नीचे वाली संख्या जोड़ते चले जाएंगे। 50 26 में जोड़ देंगे, फिर 76 आ जाएगा, 76 में 80 जोड़ देंगे, 156 आ जाएगा। अब 156 में 24 जोड़ देंगे, 180 आ जाएगा। 180 में 20 जोड़ देंगे, 200 आ जाएगा। तो 200 क्या होती, 200 की संख्या, यानी इस सबका टोटल लास्ट में आना चाहिए। तो ये 200 ही हमारा क्या हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर है। तो अब यहाँ पर इसमें हमें माध्यिका पद ज्ञात करना है। इसमें हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? माध्यिका पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो माध्यिका पद, इसका माध्यिका का फॉर्मूला n/2 बताया है मैंने, देख लेना वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में। तो नंबर कितना है? 200। 200 को आधा कितना हो जाएगा? नहीं, 2 से भाग देंगे तो 100। तो समापद जो है
वो किस में आएगा, सवा पद आएगा हमारा 156 में। 156 में 100 अंक इसी में आएगा। और इसका क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। तो 20 से 30 वर्ग अंतराल हो गया। अब ये हमको यहाँ सूचना प्राप्त हो गई। अब इसके माध्यम से एक सूत्र है, एम फॉर मीडियन बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना, समझना है। तो इस सूत्र को समझ करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 20 हमने लिया है, एल 20 क्या है, एल 20 मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका लोअर लिमिट। ये देखो वर्ग अंतराल में दो संख्या होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट। जो पहली संख्या होती है लोअर लिमिट, जो आखिरी या दूसरी संख्या होती है वो अपर लिमिट होती है। तो एल मतलब लोअर लिमिट। इसको जोड़ना है किसमें, जो हमका पद मिला है, सवा पद मिला है, नंबर मिला है इसका n बटे 2 100 मिला है ना, तो n बटे 2 100 हो गया। और सी मतलब जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमको प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा पद आया है, उस पद के सब जस्ट ऊपर वाली संख्या, जस्ट ऊपर वाली। जैसे 156 में हमारा सवा पद प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -76 इसमें से यानी सी -76 घटा देंगे। और ये 80 कहाँ से आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस वर्ग अंतराल में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80 है, तो ये लिख दिया। और गुणे आई मतलब इंटरवल। अब इसके बीच में अंतराल में कितना अंतर है, इंटरवल में 10 से 20, 20 से 30, तो 10 का अंतर है। तो बस ये हम ये फार्मूले पे अपना फिट कर देंगे, बस ये जो है हल आ जाएगा। तो इस तरीके से हल करेंगे, तो हल करके ये हमको 23 मिलेगा। और 23 ही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है, एक परिवार के 10 व्यक्तियों की दैनिक आय निम्न सारणी में दी गई। दैनिक आय दी गई है, इसका माध्य विचलन ज्ञात करना है। इसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। माध्य विचलन और जो है मानक विचलन और चतुर्थक विचलन, सारी चीज़ें जो है कैसे निकालनी है वो सब हम हल करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका वीडियो आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम एक आदर्श प्रश्न पत्र के माध्यम से इसको हल करा रहे हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जो है ये इतना दिया रहेगा, ये इतनी सारणी आपको दी रहेगी प्रश्न पत्र में। तो इसमें 10 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या, ये व्यक्तियों के मान लेते हैं, ये नाम है ABCD, ये दिया हुआ है। और इनकी दैनिक आय जो है सभी की ऐसे है, एक की 125 है, तो ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखिए, इसको दैनिक आय को हमने x मान लिया, दैनिक आय को हमने सभी व्यक्तियों की दैनिक आय को x मान लिया। अब इसमें जो माध्य विचलन हमको ज्ञात करना है, तो उसमें सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, माध्य, मीन ज्ञात करेंगे। अब माध्य x बार को, माध्य इसका जो है साइन क्या है, x बार, माध्य का साइन x बार है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा x बटे n। अब सिग्मा x क्या है, तो सिग्मा x हमारा क्या है, ये वाला x है, इसकी टोटल संख्या। तो टोटल संख्या अगर इसको जोड़ेंगे तो 1550 आएगा, तो सिग्मा x मिल गया। और n क्या है, n ये नंबर है, व्यक्तियों की संख्या जितनी टोटल है, 10 व्यक्ति हैं, तो इससे भाग दे देंगे 1550 को 10 से, तो ये आ जाएगा 155। अब 155 हमारा क्या निकल आया, मीन निकल आएगा, माध्य निकल आएगा। अब यहाँ पर यहीं खत्म नहीं हुआ, माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको माध्य जो है इसमें से घटाते जाना है। माध्य को जो हमारे पास जो दैनिक आय है उसमें से घटाते जाना है, माने 125 में से 155 घटा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर इसमें से 135 में से 155 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से सारा हम यहाँ पर घटाते हुए चलेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 125 में से 155 घटाएंगे तो -30 आना चाहिए, हमने तो प्लस लगा दिया है। तो इसका ये सबसे बड़ा जो है इसकी कमी है, माध्य विचलन की सबसे बड़ी कमी है, जो मानक विचलन इसको सही करता है, इसी को स्क्वायर करके, इसी को जो है वर्ग करके सही कर देता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं किया जाता है, तो माइनस को यहाँ प्लस मान लिया जाता है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। ठीक है, अब इसको फिर बाद में हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारा 150 आ गया। अब यही हमारा यहाँ फार्मूले पर बैठेगा। अब देखिए, मीन डेविएशन, MD मतलब मीन डेविएशन, माध्य विचलन का फार्मूला क्या है, सिग्मा तक। फिर ये जो हमने संख्या प्राप्त की है x माइनस x बार, यानी x माइनस मीन, हमने टोटल कितना प्राप्त किया है 150, और इसको नंबर से भाग दे देना है। तो 150 नंबर कितना है 10, तो 15 रुपये ही हमारे क्या आ गए, मीन डेविएशन आ गया। तो इस तरीके से ये तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बात करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमने यहाँ पर दंड आरेख से लिया है। दंड आरेख, ये सारणी दी गई है, इसका दंड आरेख बनाना है, बहुत सरल है। उत्पादन ये मिलियन में दिया हुआ है, मिलियन टन में दिया हुआ है, कुल खाद्यान्न दिया हुआ है, और इसके बाद में इसमें विभिन्न प्रकार के फसलें दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर हमने पैमाना एक मान लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मिलियन टन। अब देखते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं।
देखिए, दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस बोलते हैं। एक्स एक्सेस पे हमने यहाँ पर फसलों को दर्शा दिया है, इस पे फसल बनाए जाएंगे, जो बार बनेंगे, दंड बनेंगे। और इस वाले वाई लंबवत पे क्या बनेगा, मिलियन टन में उत्पादन। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने पैमाना क्या माना था, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मिलियन टन। तो इसी पैमाने के अनुसार हमने वर्टिकल लाइन पे 1-1 सेंटीमीटर पे 25-25 के गैप पर ये संख्या लिख दिया। और सबसे जो आखिरी संख्या है 296 है, 296 मिलियन टन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 300 तक बना लिया, 300 तक इस पे दर्शा दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो पहला हमारा आंकड़ा है, पहला यहाँ से शुरू, मिनिमम से शुरू करते हैं या मैक्सिमम से, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम से इसको इस तरीके से आप दर्शा दो, यहाँ पर जो है दालें, मतलब इस तरीके से बनाओगे। पहले इसको आप जो है आरोही क्रम में लिख लें। अगर आरोही क्रम में लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं लिखते हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि अगर ये आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है तो इनको व्यवस्थित कर लीजिए, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो ये आरोही क्रम में है, घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे छोटा आंकड़ा लेंगे, दाल कितना है, 23 मिलियन टन। तो इस तरीके से ये 0 से 25 के बीच में 23 कहीं यहाँ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे बार। ऐसे सारे बार हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। फिर किसी विशेष जो है शैडो से इसको हम रंग देंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। और इसको बनाने के लिए आप पटरी और पेंसिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। और वर्टिकल लाइन अच्छा बने इसके लिए आप जो है प्रोटेक्टर यानी चांदा का इस्तेमाल करिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा, और यहाँ ज़रूर लिख दीजिए दंड आरेख, और यहाँ लिख दीजिए भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन, और ये आंकड़ा 2019-20 का है। तो इस तरीके से हम दंड आरेख बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, लिखने के लिए है, भूगोल विषय में आंकड़ों के प्रदर्शन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न आया था, भूगोल विषय में आंकड़ों के प्रदर्शन की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा पहले जो है इसके बारे में इंट्रो दिए हैं कि आंकड़ों का रेखा चित्रों या मानचित्रों के माध्यम से मूर्त प्रदर्शन ही आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। आंकड़ों का प्रदर्शन क्या है, इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा ये है कि आंकड़ों का, यानी जो हमारे आंकड़े हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ के आंकड़े, जैसे मान लेते हैं वर्षा के आंकड़े हैं, तो इनको रेखा चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से जब इनका मूर्त प्रदर्शन करते हैं, यानी जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसको मूर्त प्रदर्शन कहते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। भूगोल विषय में आंकड़ों के प्रदर्शन की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब ये कौन कौन से बिंदु हैं, इनको हमने यहाँ पर, यानी कि इसकी उपयोगिता समझी जा रही है। पहला, जटिल आंकड़ों को सीधे समझना दुरूह है। अब जैसे आंकड़े हैं, बहुत कठिन होते हैं आंकड़े, उनको समझना दिमाग लगाने की बात होती है, बहुत कठिन होता है। परंतु जब इसको रेखाचित्र या मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो इससे भौगोलिक अध्ययन अधिक सरल व प्रभावशाली हो जाता है। जब आंकड़े जो है किसी चित्र में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको पढ़ना समझना आसान हो जाता है, वही यहाँ पर है इसका मतलब। और दूसरा है, मानव मस्तिष्क आंकड़ों की जगह चित्रों को आसानी से समझ लेता है और उसे काफ़ी लंबे समय तक मस्तिष्क में स्थायी रख पाता है। जिस प्रकार से हम मतलब कोई कहानी सुन रहे हैं और फिर उस कहानी को ही थिएटर में जाकर के फिल्म के रूप में देख लेते हैं, चित्र के रूप में विजुअलाइज कर लेते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। वही बात यहाँ पर है। आंकड़े एक जो है आंकड़े जो है एक तरीके से कह सकते हो जो है ऐसे जो है ऐसी सूचनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग में जो है अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाती, लेकिन जब उसको चित्रात्मक रूप में हम जो है देखते हैं, चित्र के रूप में देखते हैं, तो विजुलाइज करते हैं, तो वो लंबे समय तक रहता है और उस आसानी से समझ में भी आता है। तीसरा पॉइंट है, आंकड़ों के प्रदर्शन से साधारण व्यक्ति भी आंकड़ों के उद्देश्यों को समझ लेता है। अब साधारण व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और उसको दिखा दिया जाए कोई जो है चित्र, तो उसको आसानी से समझ सकता है। और विभिन्न रेखा चित्रों व मानचित्रों को एक साथ देखने से भविष्य की योजना बनाने में सुविधा रहती है। अब एक साथ देखने का मतलब क्या है, जैसे कोई प्लानर है, कोई भूगोलवेत्ता है या प्लानर है। अब मान लेते हैं जैसे उसके पास 3-4 प्रकार के मानचित्र हैं, मतलब एक तो फिजियोग्राफी का मानचित्र है, मतलब उच्चा बच्चे का है, दूसरा जो है जलवायु का है, तो अब तीसरा मानचित्र उसको बनाना है कि वहाँ वनस्पतियाँ कैसी होंगी। तो दोनों मानचित्रों को ऊपर नीचे इस तरीके से सुपर इम्पोज कर देगा, तो उससे अगर जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कौन सी वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में उगेंगी। तो इस तरीके से यानी भावी योजना बनाने के लिए रेखाचित्र और मानचित्र को देख करके जो है भावी योजना बनाई जा सकती है। उदाहरण क्या है, किसी नगर के विभिन्न आंकड़ों के मानचित्रों की सहायता से नगर के भूमि उपयोग प्रतिरूप को समझकर भावी योजनाएं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार भूगोल विषय के
आंकड़े जो है भूगोल विषय में आंकड़ों का प्रदर्शन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। ये हमने इसको खत्म कर दिया। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, आंकड़ा प्रक्रमण तथा मानचित्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग समझाइए। ये चौथे अध्याय से है। आंकड़ा प्रक्रमण तथा मानचित्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग यानी कि उपयोग, यूजेज समझाना है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि जो है आंकड़ा प्रक्रमण क्या है, इसकी परिभाषा भी बता दी। कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित करना आंकड़ा प्रक्रमण कहलाता है। आंकड़ा प्रक्रमण यानी डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित करना। जबकि आंकड़ों का प्रदर्शन मानचित्रण कहलाता है। जब आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं रेखा चित्र और मानचित्र के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। और जब यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा किया जाता है तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, आंकड़ा प्रक्रमण व मानचित्रण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहा जाता है। अब इसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कंप्यूटर की सहायता से आंकड़ों का प्रक्रमण जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रकीर्णन, सहसंबंध आदि सरलता व शुद्धता के साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति माप में हमने ये सब पढ़ा दिया है, मीन, मीडियन, मोड, तो उसे आप देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है। प्रकीर्णन में हमने सारा चीज़ बता दिया है कि इस जो है क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, और मतलब चतुर्थक डेविएशन, और इसी तरह माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन और मानक विचलन सब बता दिया है प्रकीर्णन में। सहसंबंध भी आप देख लें तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर से आसानी से इसको ज्ञात किया जा सकता है। और माध्य को कंप्यूटर के एक्सेल सीट में इनपुट कर सरलता से किसी आंकड़े के औसत तक पहुंचा जाता है। ये भी कंप्यूटर द्वारा सरल हो जाता है। और कंप्यूटर द्वारा रेखा चित्रों व मानचित्रों का निर्माण करने के लिए रेखापुंज चित्रों को अंकों में परिवर्तित करके विविध रंगों की आभाओं द्वारा उसे प्रिंटर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आप समझ लीजिए। इस तरीके से जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये सीरीज हमने शुरुआत की है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो आप लोग कमेंट में लिखिए। इसी प्रकार से हम जो है 2-3 श्रृंखला और इस सीरीज़ की बनाएंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है, तो हम जो हमारा लिखित परीक्षा 70 नंबर का होता है भूगोल का, उसके प्रश्न पत्र भी देंगे, मॉडल प्रश्न पत्र, और हल भी करा देंगे किस तरीके से हम रेखा चित्रों मानचित्रों के माध्यम से जो है अपने प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिख करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुशियाँ बांटते रहिए। इसी के साथ जय हिंद।